अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है जो हमारे पास डेटाबेस की अनोमलीज़ हैं वो क्या होती हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं: इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली और मॉडिफिकेशन अनोमली। इनको ख़त्म करने का जो प्रोसेस है डेटाबेस में से, उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। यानी जब ये प्रॉब्लम हमारे डेटाबेस में से ख़त्म हो जाएंगी तो हम कहेंगे हमारी डेटाबेस जो है वो नॉर्मलाइज हो गई है, यानी जो हमने प्रोसेस परफॉर्म किया है वो नॉर्मलाइजेशन कहलाएगा। नॉर्मलाइजेशन जो है प्रोसेस हमारे पास, ये असल में एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यानी इसके मल्टीपल स्टेप्स हैं। जब हम वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे ना, तो फिर हम कहेंगे हमारी डेटाबेस नॉर्मलाइज हो गई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि हमने सारे स्टेप्स परफॉर्म करने तभी डेटाबेस नॉर्मलाइज होगी। कई दफ़ा हमें एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है, कई दफ़ा 2 करने पड़ते हैं, कई दफ़ा 3 करने पड़ते हैं, कई दफ़ा 5 भी करने पड़ते हैं, कई दफ़ा 6 भी या इससे भी ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारी डेटाबेस किस तरह की है, उसी लिहाज से हम उसके ऊपर स्टेप्स परफॉर्म करेंगे और हमारी डेटाबेस नॉर्मलाइज हो जाया करेगी। कुछ जो है वो 1-2 स्टेप में हो जाया करेंगी, कुछ जो है वो 4-5 स्टेप्स में हुआ करेंगी, कुछ इससे भी ज़्यादा में हुआ करेंगी। डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 124 चैप्टर 5 नॉर्मलाइजेशन। पहली लाइन इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसको आपने अपडेट कर देना जिस तरह मैं अभी बताने लगा आपको। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर, आगे लिखा हुआ एंड, यहां पे लगाएं आप कॉमा एंड को काट के, उसके बाद आ जाएगा मोर रिलायबल, इसके आगे आप तीर का निशान लगाएं और उसके ऊपर लिख लें एंड अनोमलीज फ्री डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है जी, दोबारा बोलता हूं, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर, आगे एंड को काट के आ जाएगा कॉमा, मोर रिलायबल, और उसके आगे आप लगाएंगे तीर का निशान ऊपर की तरफ और ऊपर लिखेंगे एंड अनोमलीज फ्री, यानी अनोमलीज के बगैर, या विदाउट अनोमलीज आप कर लें, या अनोमलीज फ्री कर लें। डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। यानी जब हम एक सिंपल, रिलायबल और अनोमलीज के बगैर वाला डेटाबेस स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड कर लेंगे, वो प्रोड्यूस कर लेंगे, तो उसको हम कहेंगे ये जो प्रोसेस है सारा ये नॉर्मलाइजेशन कहलाएगा। क्लियर होगी बात जी? ये डेफिनेशन होगी हमारे पास। तो आसानी के लिए आप याद रख लें, कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइजेशन का वो ये है कि जब हमने वो जो 3 तरह की नॉर्मलीज पढ़ी है ना, उनको अपने डेटाबेस में से ख़त्म कर लेंगे तो हमारी डेटाबेस जो है वो फिर कहलाएगी नॉर्मलाइज। यानी हम कहेंगे हमने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म किया है और हमारी डेटाबेस जो है वो अब नॉर्मलाइज हो गई है। पर्पज़ क्या है? आगे पर्पज़ पे आ गए आप जो नॉर्मलाइजेशन के। ये पर्पज़ भी आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना वो आगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन पर्पस भी आपने याद करना है। पर्पस पहले पढ़ लेते हैं। इट मेक्स डेटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस। कहता है जब हम नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे ना तो हमारी डेटाबेस पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। कैसे वो हम बाद में देखेंगे इनको, अभी फिलहाल आप इन्हें याद करें। अच्छा जी, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा इफ पॉसिबल। कहते हैं इसमें फिर ये भी हो सकता है कि डाटा आपका जो है ना वो कम जो है डाटा हो जाए। जैसे हमने अभी कहा था, जब हमें डाटा एंटर करना है ना तो पहले हमें वो जो भी एग्जांपल दी है, तो सेलमैन, कस्टमर के साथ साथ हमें सेलमैन की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ती है, लेकिन बाद में हमें हो सकता है सिर्फ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़े या सिर्फ सेलमैन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़े, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन साथ ना ऐड करनी पड़े, जो डाटा हो सकता है कम हो जाए, लेकिन हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता। आगे जी, तीसरा पॉइंट, इट मेक्स डेटाबेस डिजाइन फ्री ऑफ अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीशन अनोमली। ये बात हमने ऊपर भी की है डेफिनेशन में भी, कि ये क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है ये आपके डेटाबेस को अपडेट, इंसर्ट या डिलीट, जिस तरह मर्जी आप लिख लें, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर लें, कि इन 3 तरह की अनोमलीज से जो है ना वो पाक कर देगा, फ्री कर देगा। आगे जी, इट मेक्स डिजाइन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। जो हमने रूल्स पढ़े थे अपने किसी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस के रूल्स क्या होते हैं, वो डेफिनेशन के अंदर हमने इसकी डिटेल वगैरह में पढ़े थे, उनके मुताबिक आप डेटाबेस को कर देगा जब हम उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। आगे जी, इट आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। इससे हमें एक और भी फायदा होता है कि ये एंटिटीज के दरमियान हमें रिलेशनशिप फाइंड करने में भी मदद देता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है। आगे जी, इट मेक्स अ डिजाइन दैट अलाउज सिंपल रिट्रीवल ऑफ डाटा। तो जो हमने डाटा एक्सेस करना होता है, जिसको हम डाटा रिट्रीवल कहते हैं यहाँ पे, ये उस प्रोसेस को भी सिंपल कर देता है, आसान कर देता है। आगे एक और पॉइंट जी, इट सिंप्लीफाइज डाटा मेंटेनेंस एंड रिड्यूस द नीड टू रिस्ट्रक्चर डाटा। इससे डाटा की मेंटेनेंस जो है वो कम हो जाती है और डाटा को रिस्ट्रक्चर करने का जो ज़रूरत होती है या नीड होती है वो भी फिर कम हो जाती है। ठीक है जी,
तो ये हमारे पास जो है वो इसके पर्पसेस हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा आपने जो ध्यान से याद करना है ना वो करेक्टरिस्टिक्स याद करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा अहम है। पर्पस से ज़्यादा अहम जो है, क्योंकि पर्पस तो हमने तकरीबन डेफिनेशन में भी 2-3 डिस्कस कर लिए थे, लेकिन असल में जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो याद करनी है। और वो क्या है? पहली करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है? ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड। कहता है कि जब हमने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करना है ना, तो उसके एंड के ऊपर जो हमें टेबल्स मिलेंगे ना, उसमें क्या होगा, हर एक टेबल के अंदर उसकी अपनी एक जो है वो प्राइमरी की होगी। की फील्ड से मुराद प्राइमरी की हम बात करते हैं। पहला पॉइंट, बड़े अच्छे तरीके से इनको याद करना है आपने। दूसरा पॉइंट, ऑल फील्ड मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा। हर एक फील्ड के अंदर डाटा एटॉमिक होगा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। जैसा बताया था आपको कि क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी एक ही कॉलम के अंदर आपका मैट्रिक, आपका इंटर की इंफॉर्मेशन, आपकी जो यानी डिग्रीज लिखा हुआ है, फर्स्ट करें क्वालिफिकेशन किया, तो हम ये नहीं लिखेंगे मैट्रिक कॉमा इंटरमीडिएट कॉमा ग्रेजुएशन कॉमा मास्टर जो है, तो ये इस तरह से नहीं हम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक ही इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और अगर हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो मैट्रिक का अलग कॉलम बनाएंगे, इंटर का अलग कॉलम बनाएंगे, इंटरमीडिएट का अलग कॉलम बनाएंगे, बैचलर का अलग कॉलम और मास्टर का अलग कॉलम बनाएंगे। तो लिहाजा हर एक कॉलम के अंदर एटॉमिक वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स जो हैं हम उनको एक ही कॉलम के अंदर डील नहीं करेंगे। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड। रिपीटिंग फील्ड नहीं होनी चाहिए। रिपीटिंग फील्ड क्या होती है हमने अभी तक नहीं पढ़ी। हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर यानी इसके पहले स्टेप के अंदर पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल आप इसे इसी तरह याद कर लें। उनमें रिपीटिंग फील्ड नहीं होनी चाहिए। वो हम देखेंगे कि रिपीटिंग फील्ड होती क्या है और हम उसको खत्म किस तरह से करते हैं, ठीक है, तो ये हम देखेंगे जो है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ईच टेबल मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। हर एक टेबल के अंदर सिर्फ एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको टेबल दिखाया है, जो आपको शेयर किया, आपके साथ तस्वीर जिसकी शेयर की है, उसमें 2 एंटिटीज की इंफॉर्मेशन है, 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है। किस किस के बारे में? कस्टमर के बारे में और सेलमैन के बारे में। तो एक एंटिटी के अंदर एक चीज की इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए। एंटिटी से हमारा टेबल ही है, रिलेशन ही है, तो ये काम भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे डेटाबेस नॉर्मलाइज है। आगे जी, ईच फील्ड इन अ रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन की फील्ड्स। जितने भी हमारे पास उसके अंदर फील्ड्स हैं, यानी जितने भी हमारे पास उसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं, वो सारी की फील्ड से फाइंड हो जानी चाहिए। कुछ वैल्यूज ऐसी भी हुआ करती हैं जो की फील्ड से फाइंड नहीं होती। ये हम जाके आगे ना कुछ तीसरे स्टेप के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पॉसिबल होता है कि जो वैल्यूज हमारे पास एक रिलेशन के अंदर है ना, वो की फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये वहां पे जाकर आपको समझाऊंगा, लेकिन इसको आसानी के लिए आप ये याद रख लें कि एक रो के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, एक फील्ड कॉलम रो के अंदर या रिकॉर्ड के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, वो हर एक वैल्यू जो है, चूंकि वो एक कॉलम के अंदर होती है, हर एक वैल्यू जो है वो आपकी की फील्ड से फाइंड होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट, ऑल नॉन की फील्ड्स मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। नॉन की फील्ड जो होंगे वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए। नॉन की से मुराद जो प्राइमरी की के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए। ये भी हम तीसरी स्टेप के अंदर जाके सीखेंगे किस तरह से डिपेंड करते हैं और हम उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे इशू को। तो ये हमारे पास होगी नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेशन होगी, पर्पस हो गया और इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी। अब हम जो है वो इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं। स्टेप्स यहाँ पे लिखे नहीं हुए, आपने स्टेप्स जो है वो खुद बना लेने हैं, आपने डायग्राम को अंडरस्टैंड करके जो है। टोटल 6 स्टेप्स हैं, आप पहले 6 स्टेप्स के नाम लिख लें। कहाँ से शुरू करना है आपने जो है, ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो तकरीबन तीसरे चौथे स्टेप पे जाके लिखा हुआ है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये पहला स्टेप है आपका, इसको लिख लें। ये स्टेप 1 जो है वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसके आगे यानी आप लिख लें 1 जो है, मैं आपके साथ डायग्राम भी शेयर कर देता हूं जो मैंने कुछ नंबरिंग की हुई है, ठीक है जी। तो स्टेप 2 जो है हमारे पास आ जाएगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो इसी तरह से आ जाएगा, स्टेप आ जाएंगे सारे जो। तीसरा स्टेप आ जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसे हम 3NF कहते हैं। आपको फिर आसानी के लिए याद रहेगा जब हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे 3NF यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ स्टेप आ जाएगा बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, B फॉर बॉयज, C फॉर कोड, कोड वही जो हमने पढ़ा था जिसके रूल पढ़े थे, और NF फॉर नॉर्मल फॉर्म। 5वें स्टेप पे आ जाएगा फिर हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, और 6ठे स्टेप पे आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म।
तो ये बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एडिशन है, बाकी वैसे वो 1 से 5 तक हैं, लेकिन आप टोटल 6 बन जाएंगी क्योंकि अंदर BCNF भी आ गया, यानी बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म भी आ गया। अच्छा, ये तो हमारे पास होगी 6 इसकी नॉर्मल फॉर्म। टाइप्स कह लें, 6 स्टेप्स कह लें आप इसके जो हैं, ठीक है जी, या 6 नॉर्मल फॉर्म आप कह लें, एक ही बात है। ये 6 स्टेप्स याद करने के साथ साथ आपने जो है वो साथ जो याद रखना है, इनको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और वो ये है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, थर्ड में, फोर्थ में, या BCNF में, और फिफ्थ में क्या होगा। ये ऊपर ही लिखा हुआ है। या आपने इसी तरह जो है इनके एक क्वेश्चन बना लें और उसमें लिख लें कि 1NF में क्या होता है, कि इसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल कब आता है, जब हम उसमें से आगे देखें, अगर आप ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ऊपर ही लिखा हुआ है, जब हम उसमें से रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव कर देंगे, और इसके आगे आप प्लस करके रिपीटिंग ग्रुप के आगे आप लिख लें PK, डिफाइन PK। PK से मुराद क्या है हमारे पास, प्राइमरी की, यानी रिपीटिंग ग्रुप हम रिमूव करेंगे और प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे। इसमें जरा यहाँ पे मिस कर दिया हुआ है, लेकिन आप ये कर लें तो आपको डेफिनेशन आपकी यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की हो जाएगी। यानी हमारा टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, जब हम उसमें से रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव कर देंगे और उसके अंदर प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे, तो हमारा टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कब आएगा, दूसरी टाइप जो हमारे पास वो 2NF है, जिसे हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ है जब हम अपने टेबल में से पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर देंगे तो हमारा टेबल जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपकी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन भी यही बन गई। तो डेफिनेशन में असल में आपको साथ साथ करवा रहा हूं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारा टेबल कब आएगा, उसमें आप एक चीज और ऐड कर लें, फर्स्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी कर लें। वो ये है कि टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, यानी पहले उसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसमें से हमने पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म करनी है, तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब आएगा, पहली बात वही लिखें कि हमारा टेबल जो है वो पहले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और फिर हम उसमें से जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव कर देंगे, तो हमारा टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। डेफिनेशन हम इसकी इस तरह कर सकते हैं, द टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म if it is in second normal form and we remove the transitive dependency from the table। मैं फिर रिपीट करता हूं, the table is in third normal form। हर एक डेफिनेशन आपने ऐसी करनी है। पहली डेफिनेशन पहले इस समय क्या लिखना है, बताना है कि वो पिछली नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, यानी जिसकी डेफिनेशन आप कर रहे हैं जिस नॉर्मल फॉर्म की, उससे पीछे वाली की आपने बताना है। अभी हम चूंकि थर्ड की करने लगे हैं, द टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, यानी वो पहले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, एंड देन वी रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फ्रॉम इट, और फिर हम उसमें से जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे, तो हमारा टेबल जो है वो फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब आप जरा डेफिनेशन खुद करें। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है हमारे पास, जिसे हम BCNF कहते हैं, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, द टेबल इज इन BCNF। यहां से हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन में। पहला पार्ट क्या होगा कि उस बताना वो पहले इससे प्रीवियस वाली नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। इफ इट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड आगे वो जो पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है, एंड वी विल मेक श्योर एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की इन इट, तो वो हो जाएगा हमारे पास BCNF। अच्छा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की हम डेफिनेशन क्या करेंगे, जो स्टेप नंबर 5 हमारे पास कहलाता है, उसकी डेफिनेशन किस तरह से हो जाएगी, द टेबल इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन BCNF या BC नॉर्मल फॉर्म, एंड देन वी रिमूव द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज फ्रॉम इट, उसमें से हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो हम खत्म कर देंगे, तो वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ये मैं आपको साथ साथ डेफिनेशन याद करवा रहा हूं, ये पॉइंट्स उसने बना के दे दी मैं आपको। और आखिर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की, जरा एक दफा आप खुद करें, जी ट्राई करें, एक दफा खुद ट्राई करें। नहीं समझ आ रही, अटक गए हैं, मैं फिर कर देता हूं, आप याद कर ले।
द टेबल इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड वी रिमूव द जॉइंट डिपेंडेंसीज फ्रॉम इट। तो देखें वही दो हिस्से आपने करने हैं कि पहले हिस्से में बताना कि वो पिछली वाली नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और दूसरे हिस्से में जो उसके ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है वो आपने साथ अटैच कर देने, तो आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए हमने ना सिर्फ इन स्टेप्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है, बल्कि उसके साथ साथ हमने तमाम नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन भी याद कर ली हैं इसी टेबल को देखते हुए। जो है क्लियर होगी बात जी? ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन कैसे होगी, उसमें चूंकि हमने नहीं कहना उससे पीछे कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं है, तो हम कहेंगे द टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ वी रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप। एक चीज उसने लिखी हुई है, दूसरे मैंने आपको साथ बता दिया है, एंड वी डिफाइन द प्राइमरी की। तो जब हम ये दो काम कर देंगे तो हमारा टेबल जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह आगे जब चलते जाएंगे, द टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड वी रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड की भी इस तरह हो जाएगी, द टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड वी रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसी तरह आपने सबकी डेफिनेशन जो कर देनी है। तो ये टेबल अगर आप जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको ना सिर्फ जो है ये सारी नॉर्मल फॉर्म के नाम भी याद हो जाएंगे और उसके साथ साथ टाइप्स भी याद हो जाएंगे। 6 टाइप्स आपको अभी ये सामने लिखी हुई, नाम ही इनके 6 टाइप्स हैं, और उसके साथ साथ आपको उनकी डेफिनेशन भी प्रिपेयर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। कल हम फिर जो है इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे और आगे फिर हम इन नॉर्मल फॉर्म्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये नॉर्मल फॉर्म कैसे हम अचीव करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।